नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रीति, रघुनंदन और सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। एयर इंडिया विमान के इंजन से एक कंटेनर टकरा गया। A350 एयरक्राफ्ट के एक इंजन में यह कंटेनर फंस गया। टक्कर के बाद विमान का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो कुछ लोगों ने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर हादसे का यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली हैं, जरा बताइए हुआ क्या? देखिए, जो पहली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद इस फ्लाइट में जो है स्नैक देखा गया और स्नैक देखने के बाद जो है फिर इसको जो मिड एयर में जो है ये जो दिल्ली से जो फ्लाइट चली उसमें टेक्निकल स्नैक रिपोर्ट किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच और तमाम तरह की चीजों की बात की जा रही है, लेकिन अपने आप में ये बहुत भयावह है, इसलिए भी क्योंकि जिस तरह की घटना और जिस तरह की चीजें वीडियो में दिख रहा है वो अपने आप में बहुत ही डरावना है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। समीर, शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। इधर झारखंड पुलिस ने रांची के ईडी दफ्तर में आज रेड की है, जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। रांची एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने ईडी दफ्तर में छापामारी की। पुलिस की यह छापामारी पेयजल विभाग के कर्मचारी से ईडी अधिकारियों की मारपीट की शिकायत के बाद की गई। 2 दिन पहले एक केस के सिलसिले में ईडी अधिकारी प्रतीक और शुभम ने पेयजल विभाग के संतोष कुमार से पूछताछ की थी। आरोप है कि पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने संतोष कुमार की पिटाई कर दी, जिससे उनके सिर पर चोटें लगी। इसके बाद उन्होंने रांची एयरपोर्ट थाने में मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। और कोलकाता ईडी रेड विवाद पर एससी की सख्त टिप्पणी। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता, डीजीपी को नोटिस जारी किया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रेड में पुलिस का दखल गंभीर मुद्दा। एससी की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को भी घेरा। एससी ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया। ईडी सीबीआई को क्या टीएमसी के गुंडे रोकेंगे, ये बीजेपी के सवाल है। बीजेपी ने इस सुनवाई के बाद साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को आईना दिखा दिया है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। कौन सा राज? ममता बनर्जी। कौन सा ऐसा राज है जो ममता बनर्जी छिपाना चाहते हैं? आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस को जांच एजेंसी के काम में दखल की छूट नहीं। संविधान में हर एक संस्था को स्वतंत्र काम करने की छूट है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। और पीयूष, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जहां यह भी साफ था कि किस तरीके से ईडी ने भी कुछ फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से दखल दी गई। बिल्कुल सुरभि, देखिए, इस मामले में ईडी ने जो पूरी घटनाक्रम था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ तौर पर लिखाया कि केंद्रीय एजेंसी को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है ऐसी स्थितियों में, जबकि राज्य में अगर पुलिस और जो राजनीतिक दल है उसके बिल्कुल विपरीत हो जाए और ऐसे घटनाएं सामने आने लगे, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करना स्वीकार किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जो एफआईआर दर्ज की गई थी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, उस पर रोक भी लगा दी है। उस पर जो आगे प्रोसीडिंग्स थी उस पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को ये भी कहा है कि जो एविडेंसेस हैं, यानी कि सीसीटीवी, इसके अलावा जो डिवाइसेस थी और दस्तावेज थे, उन सभी को संरक्षित रखा जाए। और अब जब अगली सुनवाई होगी 3 फरवरी को, उसके पहले ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब भी देना है। जी सुरभि। शुक्रिया पीयूष, पूरी जानकारी के लिए आपका।
और बीएमसी चुनाव में आज मार्कर से स्याही लगाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। राज और उद्धव ठाकरे ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने भी सफाई दी। बीएमसी चुनाव में आज मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोट किया, लेकिन इस दौरान कुछ जगहों पर वोटिंग के बाद लगाई जाने वाली स्याही को लेकर सवाल उठे। कहा गया कि मतदाताओं को मार्कर से उंगली पर स्याही लगाई गई, जिसे लोगों ने मिटा दिया। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख ने नाराजगी जताई। इंक जो लगाई जा रही वो भी आप क्लीन कर सकते हो, तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है। चुनाव आयोग ने इस मामले में सफाई दी है। अपने जवाब में उसने कहा कि मतदाता की उंगली पर स्याही लगाने के लिए मार्कर पेन के उपयोग संबंधी आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 नवंबर 2011 और 28 नवंबर 2011 को आदेश जारी किए थे। चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार मतदाता की उंगली पर स्याही इस तरह लगाई जानी चाहिए कि वो स्पष्ट और गहराई से दिखाई दे। साथ ही नाखून और नाखून के ऊपर की त्वचा पर 3-4 बार रगड़कर स्याही लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं और ये निर्देश मार्कर पेन पर भी अंकित है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से स्याही मिटाने या हटाने का प्रयास न करने की अपील की। मुंबई में मतदान के दौरान इस्तेमाल की जा रही स्याही को लेकर जो विवाद हो रहा है, उस पर TV9 भारतवर्ष ने रियलिटी चेक किया। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ दो जेनजीज हैं, दो ऐसी स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपने वोट दिया? क्या नाम है आपका? दिया, आपने वोट दिया? बिल्कुल। ये दिया के हाथ में जो है स्याही है, हम देखते हैं ये मिट रही कि नहीं। ये देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसको कोई केमिकल लगा के अगर मिटाएं तो बात अलग है, ऐसे उंगली से तो अगर इसको हम मिटा रहे हैं तो ये नहीं मिट रही है। ये देखिए, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं उंगली से मिटाने की, तो ये नहीं मिट रही है। कोई केमिकल अगर लगा दे तो वो एक अलग बात है, उससे शायद ये मिट जाए। लेकिन ये अभी जो आपको ये स्याही कैसे लगाई? स्केच पेन से लगाई या फिर? स्केच पेन से। इसके पहले आपने वोट दिया है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। आपका? मेरा भी फर्स्ट टाइम। आपका भी फर्स्ट टाइम है। तो ये लोग पहली बार वोट दे रहे हैं और निश्चित तौर पे इनकी उम्र 20-21 साल है। कितनी उम्र है अभी आपकी? 23। आपकी? 21 साल है, और एक 21 साल की, एक 23 साल की है, पहली बार वोट दे रही हैं। लेकिन शाही इनके हाथ में मिट नहीं रही है। बीएमसी का ये कहना है कि हर बार जो है वो शाही पेन के जरिए लगाई जाती थी, इस बार स्केच पेन के जरिए लगाई जा रही है। लेकिन शाही का जो मिटने वाला जो अफवाह है वो गलत है। और फिल्म अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने भी स्याही मिटने के वीडियो वायरल होने के बाद हकीकत जानने की कोशिश की। TV9 के कैमरे पर उन्होंने ये टेस्ट किया, लेकिन स्याही नहीं मिटी। देखिए ये रिपोर्ट। शर्लिन, आपने अपना वोट कास्ट किया है। सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि आपने लोकतंत्र के अधिकार का उपयोग किया। शाही निकलने वाली बात भी सामने आ रही है। क्या आपने इसको कोई रियलिटी चेक किया, सैनिटाइजर लगाकर, या कुछ इस बारे में? जी, मैंने सैनिटाइजर 3 या 4 दफ़ा अपने इस निशान पर लगाया और मिटाने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक गया नहीं। ओके, एक बार लगा के आप दिखाएं। देखो, सैनिटाइजर लगाकर शर्लिन चोपड़ा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो कोशिश कर रही हैं कि क्या उनकी ये शाही मिटती है या नहीं मिटती है। जैसे कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि शाही मिट रही है। यहाँ पर इन्होंने सैनिटाइजर लगाया है और ये कोशिश कर रही हैं यहाँ पर कि एक रियलिटी चेक जो है वो TV9 भारतवर्ष को दिखाएं। आप देख सकते हैं ये रियलिटी चेक यहाँ पर दिखाया जा रहा है। शर्लिन, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें जब आपने ये रियलिटी चेक किया? तो निशान तो अभी भी है, गया नहीं। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि थिनर या कोई और सोल्यूशन, क्योंकि थिनर से तो नहीं जा रहा है। और मुंबई में महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेती नजर आई। देखिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक और रिपोर्ट। हमारे साथ में एक फैमिली है जो अभी वोट डालकर आई है। हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप बताएं क्या करना चाहिए उम्मीदवार को जीतने के बाद? आपको जैसे बिजली, पानी, ये सब का ख्याल रखना चाहिए। सड़कों का हमें अपने उम्मीदवार से ये उम्मीद है कि ये सब अच्छे से देखभाल होगा एंड प्रोग्रेस होगी। जनता के हित में काम करना चाहिए। जनता के हित? यस, 100%। मतलब यस। क्या हित? मतलब सड़क, बिजली, पानी, ये सब? ऑब्वियसली यस, बेसिक नीड्स है वो तो वो ध्यान रखना चाहिए। ओके, आप क्या चाहते हैं? I feel democracy starts with you, so your vote, your right. So go vote now, just like how we did. गुड। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि शाही मिट जा रही है। एक बार आप कोशिश करेंगे अपने हाथ से मिटाने की? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमारे को जो बहुत प्रोमिनेंट है। बहुत परमानेंट। आपने देखा यहाँ पर? आपने शाही मिटा के देखी? पूछिए। ओके।
के। आपने शाही मिटा के देखने की कोशिश यस की? यस एक बार कोशिश इट्स करी ना? ओके इट्स ओके नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है आपने ठीक है देखा? हाँ हाँ अभी जस्ट देखा। ठीक है ओके, तो शाही मिटाकर यहाँ पर कोशिश की जा रही है, शाही मिट नहीं रही है। और महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाली अगली खबर है, जहां पैसे बांटे जाने की अफवाह के कारण बीजेपी कार्यालय के पास भारी भीड़ जमा हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के जवान डंडा लेकर दौड़ रहे हैं, भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हंगामा करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग का दिन है। इस बीच नासिक में एक अफवाह के कारण अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर है सावता नगर इलाके की। किसी ने बीजेपी नेता सुधाकर बडगुजर के कार्यालय के बाहर पैसे बांटे जाने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। जब इस बात की जानकारी निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश शहाणे को मिली, तो वो भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी नेता सुधाकर बडगुजर के ऑफिस के बाहर हंगामा करने लगे। इस दौरान भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को मौके से जाने के लिए कहा तो वो तैयार नहीं हुए, जिसके बाद बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया गया। लेकिन इस अफवाह के कारण सविता नगर इलाके में हालात तनावपूर्ण बन गए। और एमपी के इंदौर में चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। चाइनीज मांझे से हादसे की भी कई खबरें सामने आई। अब पुलिस चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चला रही है। चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत हो जाने के बाद अब इंदौर पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है और आप देख सकते हैं इंदौर पुलिस विभिन्न पतंग दुकानों पर पहुंच रही है और उनके वहां पर किस तरह का चाइनीज मांझा दिख रहा है उसको खुद वहाँ पर चेक किया जा रहा है। इंदौर में पुलिस की ये रेड अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। इंदौर पुलिस ने कई दुकानों से अवैध चाइनीज मांझा जब्त किया है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी शहर के संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है, ताकि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले की पहचान की जा सके। इंदौर हाईकोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हेलमेट पहनकर चले, गले में रुमाल लगा लो। आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और दोपहिया वाहन चला रहे लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। अधिकारियों से लेकर जवान तक पूरे रोड पर थे और लगातार सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें सीपी सर, एडिशनल सीपी सर एवं डीसीपी रोड पर थे और पूरी व्यवस्था देखी गई। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करें और चाइनीज मांझे का उपयोग न करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। और गुजरात में चाइनीज मांझे के चलते हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर आम लोगों में भी काफी नाराजगी। ये तस्वीरें 35 साल के पिता रेहान शेख और उनकी 10 साल की बेटी अलीशा की हैं। बताया जा रहा है कि चाइनीज मांझे की वजह से दोनों की मौत हुई। घटना सूरत की है, जहां चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रेहान अपनी पत्नी रेहाना और बेटी अलीशा के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। फ्लाईओवर से गुजरते समय मांझे की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और उनकी बाइक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर लगने के बाद तीनों ब्रिज के नीचे गिर गए। हादसे में पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेहान की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। हादसे का शिकार परिवार सैयदपुरा इलाके में रहता है और ज्वेलरी का काम करता है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों काटरगाम दरवाजा से रांदेर की ओर जा रहे थे। अहमदाबाद में भी चाइनीज मांझे से कई लोग शिकार हुए हैं। अहमदाबाद के जुहापुरा में एक युवक का गला कट गया, तो वहीं भरूच में भी रस्सी से एक युवक घायल हो गया। चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं रुक रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोग इस खतरनाक चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर रहे। और बीती रात दिल्ली में एक मुठभेड़ के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कल रात पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों शूटर्स पर दिल्ली के पश्चिम विहार और विनोद नगर इलाके में हुई फायरिंग में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दीपक नाम के अपराधी ने नाबालिग को हथियार दिए थे और गैंग में शामिल कराया था। पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठे गैंगस्टर अपराध को अंजाम देने में नाबालिगों को शामिल कर रहे हैं, ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले एक जिम में गोलियां चली थी, जिसमें इन दोनों का रोल रहा है। और इसमें जो मधु विहार वाला जो केस है, उसमें 5 करोड़ की फिरौती आई। किसी प्रकार की भी धमकी आती है, तुरंत हमें बताएं, हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे और इनको जितने गैंगस्टर्स हैं इनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेंगे।
आपको बता दें कि गैंगस्टर हाशिम बाबा नवंबर 2020 से जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई भी सलाखों के पीछे है। फिर भी कुछ दिनों में दिल्ली में इस गैंग की सक्रियता बढ़ी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। और यूपी के चित्रकूट में एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस उम्र में नन्हे बच्चों को दुलारने का दिल चाहता है, आखिर कैसे इस उम्र में कुछ लोग इन बच्चों के साथ हैवानियत करने की सोच पाते हैं। छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला चित्रकूट का है, जहां महज 5 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी घटना स्थल पर पहुंचे और किसी तरह से बच्ची को इस दरिंदे के चंगुल से बाहर निकाला और अभियुक्त को पकड़ लिया। वारदात से ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि सभी पड़ोसियों ने मिलकर इस अभियुक्त को पीट कर अधमरा कर दिया। किसी ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के बीच से इस अभियुक्त को बाहर निकाला। फिलहाल ये अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और इस दरिंदे को भीड़ के हवाले करने की मांग करते रहे। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि अभियुक्त नशे में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुल मिलाकर सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद बच्चों के साथ हैवानियत की वारदातों का सिलसिला जारी है। और हापुड़ में आनंदा डेयरी प्लांट पर आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा और फाइलों को खंगाला। सुबह के समय 4 से 5 सरकारी गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने सीधे प्लांट के कार्यालय में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। इस कार्रवाई से डेयरी प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स टीम ने प्लांट के लेखा जोखा, खरीद बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों की गहनता से जांच की। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम और महत्वपूर्ण फाइलों को भी खंगाला गया। कार्रवाई के दौरान प्लांट की द्वार सुरक्षा बढ़ा दी गई और बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्मचारियों को भी अपने अपने कार्यस्थल पर रहने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और टैक्स से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। वहीं डेयरी प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। इनकम टैक्स विभाग की टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच का काम लगातार चल रहा है। आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद ही तय की जाएगी। और यूपी के अमरोहा से सड़क हादसे का एक सीसीटीवी सामने आया है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। गाड़ी की तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है, ये बात जानते सभी हैं, लेकिन सभी लोग इन पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से इस तरह के जानलेवा हादसे हो जाते हैं। वीडियो अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का है, जहां बिजौरा ढाल इलाके से हादसे का ये सीसीटीवी सामने आया है। एक ऑटो रिक्शा सड़क पर आगे बढ़ रहा था। ऑटो की रफ्तार बेहद कम थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो कार आती है और इस ऑटो रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। टक्कर के बाद ऑटो में सवार एक युवक करीब 20 फीट ऊंचा उछल जाता है और दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। हादसे में युवक की जान चली जाती है। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो सीएनजी पंप से गैस लेकर मुख्य सड़क पर पहुंचता है। गनीमत रही कि टक्कर के बावजूद सवारियों से भरा ये ऑटो रिक्शा पलटता नहीं है। अगर ऑटो रिक्शा पलट जाता तो कई और लोग हादसे में घायल हो सकते थे, लेकिन बोलेरो कार की तेज रफ्तार एक युवक की मौत की वजह बन गई। हादसा सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। और देवबंद के अलीपुरा गांव में बुधवार रात 14 साल के लड़के का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या करके लाश फेंकी गई। परिजनों ने गांव के ही एक दंपति और उनके बेटे बेटी सहित कुल 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि बेटे के साथ पहले मारपीट की गई, बाद में हत्या कर दी गई। पिता रूपचंद ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवबंद कोतवाली प्रभारी अमरपाल शर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर मिल गई है और पुलिस जांच कर रही है। मृतक के पिता रूपचंद ने पुलिस को बताया कि देर रात करीब 1:45 बजे मयंक के मोबाइल पर किसी का फोन आया था। कॉल आने के बाद मयंक घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद बाहर से शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। परिजनों का आरोप है कि बाहर जाकर देखा तो मयंक के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। किसी तरह मामला शांत कराया गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद मयंक अचानक गायब हो गया। काफी तलाश के बाद मयंक का शव गांव से थोड़ी दूर पर रेलवे ट्रैक पर खून से लथपथ हालत में मिला।
और यूपी के हमीरपुर से कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस स्टेशन के सामने भीड़, हाईवे पर हंगामा, नारेबाजी। ये तस्वीर हमीरपुर के सुमेरपुर की है, जहां एक मुस्लिम युवक पर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने वीडियो को खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना से गुस्साए लड़की के परिजनों ने हिंदू संगठनों के साथ नेशनल हाईवे 34 को जाम कर दिया। पुलिस के जवान उस युवक को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा है। पुलिस के कुछ जवान उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। आरोप है कि अभियुक्त के पिता AIMIM के मेंबर हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त के पिता को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं ताकि माहौल न बिगड़े। फिलहाल इलाके में तनाव है। BMC चुनाव के लिए आखिरी 15 मिनट की वोटिंग। इस वक्त जो जानकारी है वो ये कि 5:30 बजे BMC चुनाव के लिए वोटिंग होगी। समय 5:30 बजे तक का है। दोपहर 3:30 बजे तक 43% वोटिंग हुए हैं। और अब मान लीजिए कि आप 5:21 हो रहे हैं और 9 मिनट का वक्त और बचा हुआ है जब ये वोटिंग का समय खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जो लोग बच गए हैं उन्हें बढ़ चढ़कर BMC चुनाव में वोटिंग करनी चाहिए। इसको लेकर लगातार अपील चुनाव आयोग की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और विपिन चौबे भी है। जयप्रकाश, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो बहुत ही कम वक्त बचा है, 9 मिनट, लेकिन 3:30 बजे तक 43% अगर वोट परसेंटेज है तो ये पिछले जो आंकड़े हैं उनसे किस तरह से अलग नजर आता है, या कोई और ट्रेंड भी आपको दिख रहा है इस दफे? देखिए, पिछली बार जो 2017 में चुनाव हुआ था महानगर पालिका का BMC का 227 सीट पर, उसमें अब तक करीब 51% जो है वोटिंग हुई थी। अगर हम 3:30 बजे की बात करें, यानी टोटल जो वोटिंग हुई थी करीब 59% से 60% के बीच में हुई थी, जो एक अच्छी वोटिंग प्रतिशत मानी गई थी मुंबई के लिहाज से। लेकिन इस बार जो है 3:30 बजे तक का जो आंकड़ा है वो करीब 42-43% का है। वसई विरार का 45.69% का है। भिवंडी का 3:30 बजे तक का सिर्फ 38.21% का है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर कामकाजी लोग हैं, भले वो आज छुट्टी का दिन है, जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुंबई से बाहर चले गए हैं। आज गुरुवार का दिन है, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार लोग छुट्टियां मनाने चले गए हैं। ये एक बड़ा इसमें कारण है। लेकिन जो बड़ा वोट गिरा है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मराठी बहुल इलाके हैं, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। जो हमारी खबर है, भांडुप में, कांजूर मार्ग में अच्छी वोटिंग परसेंटेज है, बहराम बाग, बहराम पाड़ा में अच्छी वोटिंग परसेंटेज है। और इसके अलावा मलाड, कांदीवली, बोरीवली जो गुजराती बेल्ट है घाटकोपर, वहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है। जहाँ मैं खड़ा हूँ जुहू में, ये सेलिब्रिटी इलाका है, यहाँ पर संजय कपूर अभी आकर गए हैं और संजय कपूर के बाद जमुनाबाई नरसिंह स्कूल में बच्चन परिवार के आने की उम्मीद की जा रही थी। बताया जा रहा था कि बच्चन परिवार का पोलिंग स्टेशन यही है, लेकिन बच्चन परिवार की तरफ से अब तक कोई यहाँ पर नहीं आया है। सुबह यहाँ पर हेमा मालिनी आकर गई। तो सेलिब्रिटीज बड़ी संख्या में पूरी मुंबई में उतरे, नेता बड़ी संख्या में पूरी मुंबई में उतरे, लेकिन जो आम जनता है, आम जनता कहीं ना कहीं उतनी स्फूर्ता, कह सकते हैं पॉजिटिविटी से इस चुनाव में उन्होंने सहभाग नहीं लिया है अब तक का जो सही कह रहे हैं आप जयप्रकाश। लेकिन इस बीच में विपिन चौबे का भी अब रुख करना चाहूंगी। विपिन, क्योंकि इस बार के चुनाव वाकई दिलचस्प थे, जिसमें ये साथ था कि सत्ता में साथ हैं लेकिन चुनाव में खिलाफ हैं, और पॉलिटिकल डायनेमिक्स जिस लिहाज से बदले, तो क्या वोटर्स जब वोट करने पहुंचे इसको लेकर भी क्या कोई चर्चा थी? देखिए, ये मुंबई का किंग कौन है ये चुनाव डिसाइड करेगा। इसके अलावा बाकी महानगर पालिकाओं में भी उसका चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से भी और जनता के लिहाज से भी। जनता पिछले 3 चुनावों से लगातार एक ही गठबंधन को बहुमत देता नजर आ रहा था और आज जब उद्धव ठाकरे वगैरह यहां पर वोट डालने आए उस इलाके में, उस जगह पर, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते नजर आए। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा मुंबईकर्स में या महाराष्ट्र में
बाकी इलाकों में, बाकी जिलों में बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में नहीं दिखा। इसका तमाम कारण, जैसे कि जेपी ने बताया, कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह जरूर कहा जा सकता है कि अब कुछ मिनटों का वक्त बाकी है और इसके बाद कुछ घंटों का वक्त बाकी है और कल दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर परिषद के बाद जो महानगर पालिका के चुनाव हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और उनका गठबंधन, उनके सामने चुनौती है कि अपने वजूद को बचाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम पॉलिटिकली किल नहीं हुए, अभी हम में दम बाकी है। और दूसरी तरफ वो दल जो लगातार 3 चुनाव जीत रहा है वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हमारा जलवा बरकरार है। तो मिला जुलाकर दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है और कुछ मिनटों का वक्त और कुछ घंटों के बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज ये इशारा कर रहा है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा वोटरों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। जी शुक्रिया जेपी, शुक्रिया विपिन पूरी जानकारी के लिए आपका। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए। सिख मर्यादा, आपत्तिजनक वीडियो और गोलक जैसे सिख मुद्दों पर बयानबाजी को लेकर उन्हें तलब किया गया था। स्वर्ण मंदिर परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम भगवंत मान श्री अकाल तख्त के सामने पेश हुए। भगवंत मान नंगे पांव जाप करते हुए हेरिटेज स्ट्रीट से श्री अकाल तख्त साहिब तक पहुंचे। अपनी बात रखने से पहले मान ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। भगवंत मान ने पेशी के बाद कहा कि मेरा स्पष्टीकरण उन्होंने सुन लिया है, अब आगे 5 तख्तों के सिंह साहिबान मेरे स्पष्टीकरण के आधार पर आगे का फैसला लेंगे। सिंह साहब ने कहा कि साडे कोले तुहाडा पक्ष पहुंच गया, जो भी अगले निर्देश या जो भी फैसले ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ है इस गल दी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तस्वीरें लगी हैं। पोस्टर में कहा गया है कि गुरुओं का अपमान करने के बाद फरार हुई आतिशी को पार्टी से बर्खास्त करने की बजाय अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उनके कुकृत्यों पर लीपापोती कर रहे हैं। रणनीतिक रूप से बेहद अहम आर्कटिक क्षेत्र में भारत और रूस सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देश आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च, समुद्री मार्ग और प्राकृतिक खनिज को लेकर अन्वेषण करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आर्कटिक क्षेत्र के सामरिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए दुनिया के तमाम देश यहां अपना दखल बढ़ाने में जुटे हैं। भारत भी बड़े भागीदार के रूप में यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इसी क्रम में भारत ने रूस के साथ आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण समझौता किया है। 21वीं शताब्दी में आर्कटिक व्यापार और ऊर्जा के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्रोत होगा। आर्कटिक से गुजरने वाला नॉर्दर्न सी रूट मैरीटाइम इतिहास में क्रांति लाने वाला होगा। आर्कटिक से यातायात की दूरी 40% तक कम होगी, जिससे ईंधन की लागत घटेगी और माल की डिलीवरी भी तेज होगी। भारत 2000 में आर्कटिक साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ा जब उसने स्वालबार्ड में हिमाद्री नाम से स्थायी रिसर्च स्टेशन स्थापित किया। भारत की 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटी आर्कटिक रिसर्च कार्यक्रम से जुड़ी हैं। भारत आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राष्ट्र है। 2022 तक भारत 13 आर्कटिक अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। ग्लोबल वार्मिंग से पिघलने वाली बर्फ नए शिपिंग कॉरिडोर तो बनाएगी ही, इससे बहुमूल्य खनिज और धातुओं का सोर्स भी पैदा होगा, जिसमें भारत की भी हिस्सेदारी होगी।